हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य सागर की कहानी संदेह, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगी और साथ ही साथ जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं कहानी में उसकी मीनिंग्स भी बताती चलूंगी। ठीक है, ये कहानी है आपकी संदेह। संदेह के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार हैं। ठीक है, और ये काशी के रहने वाले थे। काशी में ही इनका जन्म हुआ था। काशी प्रेजेंटली बनारस, वाराणसी। ठीक है, तो यहाँ पर ही इनका जन्म हुआ था और यहाँ पर ही रहते थे। और इन्होंने बहुत सारी ऐसी कविता कहानियाँ लिखी हैं जो कि हिंदी साहित्य में अपना एक विशेष योगदान देते हैं। ठीक है, इनकी कहानी है संदेह। संदेह का अर्थ क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। संदेह मीन्स शक करना, गलत फहमी उत्पन्न होना या भ्रम की स्थिति आना। इसे हम इंग्लिश में डाउट कहेंगे। ठीक है, डाउट मीन्स आपको किसी भी व्यक्ति के बातों में, उसके काम में, उसके चरित्र में या किसी भी ऐसी परिस्थिति या घटना के प्रति आपको, आपके मन में जो डाउट आ जाता है। मीन्स आगे बच्चों कि संदेह का क्या अर्थ होता है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उन मुख्य पात्रों की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, इस कहानी का मेन कैरेक्टर है राम निहाल, जो कि एक पढ़ा लिखा युवक है और महत्वाकांक्षी है। मीन्स एम्बिशियस है। उसे लाइफ में बहुत और भावुक भी है, इमोशनल है, परोपकारी है, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति है। फिर वहीं दूसरी कैरेक्टर है यहाँ पे श्यामा का कैरेक्टर है। ये एक विधवा स्त्री है। विधवा स्त्री मीन्स वीडो है, जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसको हम विधवा कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही समझदार है और दूरदर्शी है, यानी बहुत दूर की समझ लेती है। कुछ भी जो बाद में घटित होने वाला है उसको ये समझ में आ जाता है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, आदर्श चरित्र है, बहुत ही आइडियल कैरेक्टर है, बहुत ही संयमित जीवन जीती है। यानी एक विधवा स्त्री के अनुसार जो उसका जो जीवन है वो बहुत ही कठिन तपस्या की तरह से है और ऐसा आइडियल जीवन वो जीती है। आस्थावादी है, यानी भगवान के प्रति भी इसके मन में आस्था है, यानी बहुत ही आध्यात्मिक विचारों वाली महिला है। और ये जो श्यामा है, श्यामा के घर में ही राम निहाल रहता है, यानी राम निहाल जो है इसका। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे हैं मनोरमा और मोहनलाल। मनोरमा और मोहनलाल ये कौन है? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड वाइफ जो हैं यहाँ पे मनोरमा जो है वो एक धनी स्त्री है और सुंदर है। वो मोहनलाल की पत्नी है, पतिव्रता है, यानी अपने पति के प्रति उसके मन में बहुत प्रेम है और बहुत ही समझदार है। ये समझदार है, दूरदर्शी है, साथ ही साथ धैर्यवान है। धैर्य यानी पेशेंस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। एक पतिव्रता स्त्री में क्या होता है कि अपने पति के बातों को सुनना। उसका पति जो है मोहनलाल बहुत कई ऐसी जगह पे उसके साथ कुछ गलत व्यवहार भी करता है, लेकिन वो बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ उसको हैंडल करती है। ठीक है, तो मनोरमा का कैरेक्टर ऐसा है। मोहनलाल जो हैं, मोहनलाल यानी मोहन बाबू भी मोहन बाबू कह करके कहानी में इनको संबोधित किया गया है। तो ये मनोरमा के पति हैं, धनी व्यक्ति तो थे ही, मानसिक रूप से परेशान हैं। मानसिक रूप से परेशान वो इसलिए हैं क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ ये जुड़े जिन्होंने इन्हें चीट किया, धोखा दिया। तो इनके अंदर जो है विश्वास की भावना की कमी है और ये हर किसी को एक डाउट की तरीके से देखते हैं, संदेह की दृष्टि से देखते हैं, जिससे कि इनकी जो मानसिक स्थिति है वो संशय युक्त है। इसके कारण ये हमेशा परेशान रहते हैं। अकपट प्रेम के इच्छुक हैं। अकपट प्रेम मीन्स निस्वार्थ, जो सेल्फलेस लव है वो ये पाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये का ब्रजकिशोर बाबू। ब्रजकिशोर बाबू जो हैं वो एक धनी एवं सज्जन व्यक्ति हैं, यानी समाज में इनकी अच्छी खासी पहचान है, एक जेंटलमैन की तरह से हैं ये। और मोहनलाल के निकट संबंधी हैं, यानी मोहनलाल के एक रिलेटिव हैं, काफ़ी क्लोज रिलेटिव हैं। चालाक हैं, काफ़ी दुनियादारी की समझ है इनके अंदर और धन के लोभी हैं, मीन्स लालची प्रवृत्ति के हैं। तो इनका जो कैरेक्टर है वो इस तरह का कुछ है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो है इन पांचों कैरेक्टर के साथ ही आगे बढ़ती है। अब हम लोग इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और मैं सारे बच्चों से कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं
मैंने आईसीएसई की हिंदी की सारी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैंने कराया हुआ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आपको सारी वीडियोस आसानी से मिल जाए और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो कहानी की हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को इसकी व्याख्या करके बताऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे रामनिहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। जंगले से धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अपना उज्जवल आलोक खंड व छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। यहाँ पर रामनिहाल जो है चूंकि कहीं जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो इस जहाँ पे रहता है, जिस घर में यहाँ पे वो श्यामा के घर में रहता है, तो उस कमरे के वातावरण का यहाँ पर पूरा चित्रण जो है वो लेखक यहाँ कर रहे हैं, पूरे एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि पूरा जो बिखरा हुआ सामान था जगह जगह, रामनिहाल चूंकि उस कमरे में रहता था, तो रामनिहाल का जो सामान था उसको सब बांध रहा है, वो समेट रहा है सारे सामान को। ठीक है, क्योंकि उसे कहीं जाना है अभी। तो जंगले से, जंगला मीन्स होता है छोटी खिड़की का जो फ्रेम होता है, उसमें जो लोहे की छड़ें लगी होती हैं, उसको कहते हैं जंगला। तो छोटी खिड़की से जो धूप आ रही है, यानी बाहर जो सनलाइट है वो आ रही है, अंदर आ रही है कमरे के अंदर, उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही है, यानी कमरे के अंदर एक छोटा शीशा रखा हुआ है और छोटे से शीशे पे सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट मतलब जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि अपना उज्जवल आलोक खंड, यानी चमकता हुआ, उज्जवल मीन्स क्या होता है, चमकीला, चमकता हुआ। सूर्य की जो रोशनी होती है वो कैसी होती है, चमक होती है। तो उसका जो चमकता हुआ आलोक खंड है, उसकी जो रोशनी है, चमकती हुई जो रोशनी है, उसका जो अंश है, खंड मीन्स अंश, यानी एक भाग, हिस्सा, राइट। तो उस एक चमकीला जो रोशनी का जो हिस्सा है वह छोटे से दर्पण पर पड़ रहा है, यानी शीशे पर पड़ रहा है। दर्पण मीन्स होता है शीशा, तो उस शीशे पे पड़ रहा है। और बुद्ध की जो सुंदर प्रतिमा, बुद्ध यानी यहाँ पे गौतम बुद्धा की जो स्टेचू होती है, प्रतिमा मीन्स होती है मूर्ति या स्टेचू, ठीक है। तो बुद्ध की जो एक मूर्ति है, सुंदर सी मूर्ति, स्टेचू पर वो अर्पित कर रहा है। अर्पण करना मतलब दे रहा है, उस पर डाल रहा है। यानी सूर्य की जो रोशनी है जो खिड़की से कमरे के अंदर आ रही है, वो छोटे से शीशे पे पड़ रही है और उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो प्रतिबिंब है, वो बुद्ध की सुंदर स्टेचू पर पड़ रहा है। और स्टेचू कैसी है इसके बारे में लेखक कह रहे हैं कि किंतु प्रतिमा ध्यान मग्न थी। ठीक है, प्रतिमा कैसी थी, स्टेचू बुद्ध की कैसी थी, बिल्कुल ध्यान मग्न। जनरली हम लोग बुद्ध की जो प्रतिमा देखते हैं वो कैसे देखते हैं, मेडिटेशन करती हुई, बिल्कुल ध्यान मग्न, शांत। ठीक है, तो ऐसी भी स्टेचू यहाँ पर रखी हुई है। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती न थी। धूप से चौंधियाना मीन्स ब्लिंक करना या चमक के कारण जो आंखें जो है बंद होती हैं हल्की हल्की सी, उसको कहते हैं चौंधियाना। तो नॉर्मली अगर हम लोग सनलाइट में जाते हैं तो आँखों पे सीधी आंखें नहीं खोल सकते हैं उसके सामने। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो ब्लिंक करने लगती हैं, सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो ये स्टेचू है और स्टेचू जो है ध्यान मग्न है बिल्कुल से, तो उसकी आंखें जो हैं चौंधिया नहीं रही हैं, मीन्स ब्लिंक नहीं कर रही हैं। ठीक है, प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था। मतलब रोशनी जब पड़ रही थी, एक जो मेडिटेशन करता हुआ, ध्यान करता हुआ जो कोई व्यक्ति हो, उसके चेहरे पे जो चमक होती है, उसका जो चेहरा होता है वो बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाला होता है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि शांत गंभीर, यानी बहुत सब कुछ छोड़ चुका हो, शांत, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई भी बाधा उसके मन में नहीं है। तो ऐसे ही जो प्रतिमा थी, स्टेचू था, उसका जो चेहरा था, उसकी मूर्ति का जो चेहरा था, मुख था, वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल शांत और प्रसन्न दिख रहा था, यानी बहुत ही खुश था। देखता न था, उसके हाथों में था एक कागजों का बंडल जिसे संदूक में रखने के पहले वह खोलना चाहता था। पर इतना सुंदर एटमॉस्फेयर है, इतना सुंदर क्रिएट किया है पूरी कहानी को बताने के लिए लेखक ने, इतने सुंदर वातावरण, एक दृश्य को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। लेकिन रामनिहाल की स्थिति क्या थी, वो उधर की तरफ देखता ही नहीं था, वो अपने में ही खोया हुआ है। उसके हाथ में
कागजों का बंडल है, यानी बहुत ढेर सारे कागज हैं एक साथ, तो उसको वो उसके हाथों में है और उसे वो कहाँ रखना चाहता है, संदूक में रखने के लिए वो जा रहा है। लेकिन संदूक में रखने से पहले, संदूक यानी बॉक्स, कोई एक ऐसा बैग टाइप का या बॉक्स टाइप का, उसमें वो रखना तो चाहता है बट उसे उसके पहले खोल लेना चाहता है, खोलना चाहता है, उसके मन में कुछ चल रहा है कि वो उसके खोल करके देख ले कि इसमें क्या है। ठीक है, पढ़ने की इच्छा थी फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था और अपने को मना कर रहा था। यानी उन जो कागज के जो बंडल उसने लिए थे, उन कागजों को वो पढ़ना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों किसी तरह का हेजिटेशन उसके मन में था, हिचकिचाहट थी, और जैसे ऐसा लग रहा था उसे कोई मना कर रहा है। यानी मन में तो इच्छा बचने के लिए कोई बालक को रोकता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए वो इलेक्ट्रिसिटी की स्विच को छू रहा है, छूने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आसपास अगर कोई बड़ा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, तो उसे मना करेगा कि भाई मत छुओ, बच्चे को डराएगा कि ये डेंजरस चीज़ है, इसे मत छुओ, उसे रोकेगा। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ पर रामनिहाल की है कि वो उसके मन में तो चल रहा है कि भाई इसको खोल के पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी एक भयानक परिणाम से वो डर रहा है। ठीक है, तो उसका जो दिमाग है वो किसी डेंजरस जो रिजल्ट है, उसकी जो अनहोनी है, उसके कारण वो, उसके दिमाग जो है उसको रोक रहा है उन कागजों को पढ़ने से। ठीक है, बंडल तो रख दिया पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में थे आंसू। ठीक, बंडल तो रख दिया उसने, लेकिन उसके आसपास एक लिफाफा, बड़ा सा लिफाफा था वहाँ पे उस बंडल में, तो उस लिफाफे को खोल दिया, एनवलप को उसने खोल लिया और उसको पढ़ ही डाला, क्योंकि उसके मन में इतनी उथल पुथल, एक चित्र था, एक पिक्चर थी। ठीक है, और उसकी आंखों में आंसू। यानी एक तरफ उसने उस कागज को पढ़ा, लिफाफे को खोल करके पढ़ा, और दूसरे हाथ में उसके चित्र थी और उसकी आंखों से आंसू। एक मतलब उसका जो पूरी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्थिर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे वो बिल्कुल ही अचेतन की स्थिति में था, उसे कहीं से भी अपनी कोई भी सुध-बुध नहीं थी, बिल्कुल ही स्थिर था, स्टैचू की तरह हो गया। अब आगे लेखक कह रहे हैं कि कमरे में अब 2 प्रतिमा थी। ठीक है, यानी 2 प्रतिमा किसको कहा गया, यहाँ पर एक प्रतिमा बुद्ध की थी जो कि ऑलरेडी उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब दूसरी प्रतिमा रामनिहाल को कह रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल ही स्थिर हो चुका था, स्टैचू की तरह खड़ा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके हाथों में एक हाथ में चित्र और एक हाथ में लिफाफा जो खोल करके उसने पढ़ा था वो रह गया था, और वो पूरे टाइम उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्योंकि ये प्रसाद जी जो हैं वो एक अच्छे पोएट थे, तो जो पोएट वाली जो क्वालिटी है ना वो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे उनकी, जबकि ये एक स्टोरी है बट उनकी पोएट वाली क्वालिटी भी देखने को मिल रही है। इस तरह का उन्होंने चित्रण किया है। तो बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न थे। विराग महिमा मीन्स सभी जो भी मोह माया है, संसार की जो भी इच्छाएं हैं, सबका अंत हो जाना, डिटैचमेंट जिसको कहते हैं। तो उस पूरी तरह से डिटैच हो चुके हैं पूरे संसार से, पूरी जो उस महिमा मंडन से, यानी उस गौरव में, उस प्रसिद्धि में वो लीन है। निमग्न है मीन्स लीन है, यानी बुद्ध की प्रतिमा जो है बिल्कुल शांत और सारी चीज़ों से वो अपने आप को बिल्कुल ही मोक्ष की तरह से अपने आप को बिल्कुल शांत किए हुए है, उसमें लीन है। ठीक है, लेकिन इधर रामनिहाल का जो रामनिहाल की जो स्टेचू की तरह वो खड़ा है, वो कैसा है, रामनिहाल राग शैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। राग शैल हम इच्छाएं हैं, इच्छाओं के कारण जो कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, उस कष्ट का पहाड़ मीन्स शैल, शैल मीन्स होता है पहाड़ या पर्वत। तो रामनिहाल के मन में बहुत सारी इच्छाओं की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा का एक पहाड़ बन गया था, कष्टों का एक पहाड़ बन गया था जो कि अचल था, मीन्स कभी भी, जिसमें से हृदय का द्रव, यानी उसका जो कष्ट का जो पहाड़ था, उसके हृदय में जो हलचल थी कष्ट की,
वो क्या कर रहा है, वो द्रव बन करके, द्रव मीन्स होता है पानी, यानी उसके मन में जो पीड़ा थी वो पानी बन करके कैसे बह रही है, आंसुओं से बह रही है। यानी मन में जब बहुत दुख होता है तो वो दुख जो है कैसे बाहर निकलता है, आंसुओं के माध्यम से। नॉर्मली हम लोग बहुत दुखी जब होते हैं तो आंसू से ही हम अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसुओं की निर्झरणी बह रही है, यानी आंसू जो हैं वो झरने की तरह बह रहे हैं, लगातार उसके आंखों से पानी, आंसू जो है वो बह रहे हैं, ठीक है। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, भाभी, अरे भाभी देखा नहीं तूने, ना निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। किशोरी यहाँ पे कौन है? किशोरी एक लड़की है और वहाँ पे उनके घर में रह के काम धाम करती, तो वो आकर के जब देखती है राम निहाल को, इस तरीके से उसका जो रूप है, तो वो भाभी को बुलाती। भाभी यहाँ श्यामा को कहा गया है, तो श्यामा को जाकर के वो बुलाती है और जल्दी से जल्दी वहाँ चलने को कहती है, ठीक है। श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू, यानी श्यामा वहाँ आकर के खड़ी हो जाती है, लेकिन राम निहाल का जो उसकी जो स्थिति थी वो बिल्कुल विस्मृत थी, क्योंकि वो बिल्कुल खोया हुआ था। विस्मृत मतलब खोया होना, सुध बुध नहीं होना, अपने आप की धारा, मतलब उसके मन की जो पीड़ा थी वो बिल्कुल दया भाव की तरह से, द्रव की तरह से बहती चली जा रही थी, और वो अपने सुध बुध खो करके खड़ा हुआ था। और श्यामा जो है उसी में कहती है, निहाल बाबू। आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। यहाँ पर जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं और अनकॉन्शियस में ही हम कुछ आसपास की चीज़ों को नहीं समझ पाते, तो अचानक से हमारा जो इसी तरह का कुछ भाव यहाँ पे निहाल के साथ था। उसने इरिटेशन में कहा, क्या है, ऐसे करके बोला, लेकिन अचानक से जब वो देखता है आंखें खोलते हुए कि श्यामा है, तो श्यामा चूँकि उसके लिए एक सम्मानित थे, यानी कि उसकी बहुत ही इज्जत करता है, सम्मान देता है, तो वो उसे कहता है कि मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको मतलब नहीं देखा। नॉर्मली हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, तो क्षमा मांगते हैं, ठीक है। और फिर आंसू पोंछने लगा। अब उसको फिर लगा कि अब ये आ गई है, तो उसके सामने फिर वो रो नहीं रहा था, कह सकते हैं कॉशियस हो गया वो, तो अपने आंसू पोंछने लग जाता है, ठीक है। बात क्या है, कुछ सुनो भी, तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? यानी यहाँ पर श्यामा कह रही है उससे कि ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम जा रहे हो और जाते समय में तुम दुखी हो रहे हो? क्या ऐसा कुछ हो गया कि अब भला हम लोगों से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई? अपराध मतलब छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि बहुत कोई बड़ी गलती हो गई हम लोगों से, जिसके कारण तुम इतने दुखी हो कि तुम जाते समय इस तरह से रो रहे हो, इस तरह का तुम्हारा मन हो गया है। तुमसे अपराध होगा या क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। अब राम निहाल कहता है कि अरे तुमसे अपराध होगा, मतलब जब आप किसी को अपना आइडल मान लो या किसी को बहुत ज़्यादा पूजनीय व्यक्ति है, अगर आपके लिए सम्मानित है, तो उसके लिए आपके मन में होगा ना कि हाँ ये तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा है, इससे तो गलती हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर यही स्थिति राम निहाल की है, क्योंकि राम निहाल के मन में जो है श्यामा के लिए बहुत अच्छे विचार हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत अफेक्शन वाली स्थिति है, क्योंकि उसके प्रति उसके मन में प्रेम की भावना है। प्रेम, तुमसे अपराध होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमसे कोई गलती हो गई हो। वास्तव में देखा जाए तो मैं जो रो रहा हूँ वो मेरी गलती है, ठीक है। मैं आज इस स्थिति में हूँ तो मैं अपनी भूल के कारण हूँ, यानी अपनी किसी गलती के कारण मैं इतना परेशान हूँ। प्रायश्चित करने का मुझे पता है कि प्रायश्चित करने का ये ढंग सही नहीं है। मीन्स प्रायश्चित कब करता है व्यक्ति? जब कोई उससे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उससे अपनी किसी भूल का एहसास हो जाता है, और वो फिर एक अंदर एक गिल्टी फीलिंग होती रहती है, अपराध बोध उसके अंदर होता रहता है, और उससे वो भागता नहीं है बल्कि उसे स्वीकार कर लेता है। तब ऐसी स्थिति होती है कि वो प्रायश्चित करता है उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ राम निहाल कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि ये प्रायश्चित करने का ये ढंग सही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करूँ, मेरे तो मन ही है, मन को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। श्यामा जैसे सावधान हो गई, उसने पीछे फिरकर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। यहाँ पर श्यामा को अब लगा कि जरूर कुछ ना कुछ विशेष बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण ये परेशान है, अब इसकी बात सुन लेते हैं।
तो थोड़ी सी अटेंटिव होती है और देखती है किशोरी भी खड़ी है क्योंकि वो बच्ची है, तो उसको वो कहती है कि जाके कपड़े धूप में फैले हुए हैं वहीं जाके बैठो, देखो उसको सूख जाए तो ले आना, इस तरह से। तो किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। अब उसकी पूरी तरह से तैयार हो गई वो राम निहाल की बातों को सुनने के लिए, और एक मैट पर जाकर के बैठ जाती है खींच करके। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। राम निहाल कहने लगा, यहाँ पर जहाँ वो बैठी है, यानी श्यामा जहाँ बैठती है चटाई पे, उसके जस्ट सामने एक सागवान का सुंदर मेज है। सागवान मीन्स वुड जो होती है ना, लकड़ी, उसी का एक प्रकार है, किस्म, बहुत ही अच्छे किस्म का, एक अच्छे किस्म का जो लकड़ी होती है उसको कहते हैं सागवान, ठीक है। तो उसी से बना हुआ है ये मेज, और उस मेज पर बुद्ध की प्रतिमा, जो मेडिटेटिव स्टेचू है वो बुद्ध की, वो वहाँ रखी हुई है, और उस पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है सनलाइट का, और ऐसा लग रहा है जैसे वो हंस रही है। धूप के प्रतिबिंब में ऐसा लग रहा है कि वो स्टेचू जो है बुद्ध की वो हंस रही है, ठीक है। ये वातावरण का पूरा वर्णन किया है लेखक ने यहाँ पर। और फिर राम निहाल कहने लगा, अब राम निहाल भी अपने मन की सारी बातें जो है वो श्यामा से कह देना चाहता है। अब वो कहना शुरू करता है कि श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, ठीक है। अब वो श्यामा के विषय में जो भी विचार हैं यहाँ पर राम निहाल के, उसको व्यक्त कर रहा है। उसको वो कह रहा है कि श्यामा, तुम्हारा जो कठोर व्रत है, वैधव्य यानी उसकी जो स्त्री का जो जीवन होता था वो बहुत ही कठिन होता था। उसको संसार की जो चमक धमक है उससे दूर रहना होता था, और एक आदर्श, एक आइडियल जीवन जीना होता था। तो यहाँ पर श्यामा जो है वो एक वैधव्य का यानी विडो लाइफ का एक कठिन तपस्या वाला जीवन जी रही थी, एक आइडियल लाइफ को जी रही थी। तो उसी बात की यहाँ पे जिक्र करता है राम निहाल कि तुम्हारा जो विडो लाइफ है वो बहुत ही आइडियलिज्म वाला है, आइडियल है, और उसको देख करके मेरे मन में ये विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं पे दमन कर सकता है, दमन कर सकता है। दमन कर सकता है मीन्स उसको नष्ट कर सकता है, छोड़ सकता है। वासनाएं मीन्स इच्छा, यानी डिज़ायर्स जो होती हैं, यानी किसी भी मनुष्य में बहुत सारी इच्छाएं होती रहती हैं। एक इच्छा ख़त्म हुई, फिर दूसरी इच्छा ने जन्म ले लिया, इस तरह से बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। लेकिन जो लोग एक आइडियल जीवन जीते हैं उनको अपने भावनाओं को कंट्रोल करना आ जाता है, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है। तो ऐसे ही इमोशंस को कंट्रोल करने वाली स्त्री थी श्यामा। तो इसी को देख करके यहाँ पर राम निहाल कहता है कि मैं समझ गया कि अपने इच्छाओं को नष्ट भी किया जा सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है, यानी तुम्हारा जो सहारा है वो कैसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तुम्हारा जो सहारा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना लिया है। यानी तुम्हारा जो सहारा है वो बहुत दृढ़ है। यानी एक जो श्यामा है वो फैमिली वाली महिला है, उसके बच्चे हैं, और उन बच्चों के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाती है। तो ऐसा लगता है कि उसका जो मन है वो अपने मन में ही बहुत सारी देव प्रतिमाएं, यानी इतनी सारी हलचल, इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बाद भी वो ऐसा लगता है जैसे उसने अपने मन में बहुत सारी देव प्रतिमाएं यानी बहुत सारी भगवान की मूर्तियों को सजा करके उसने अपने हृदय की कोठरी को मंदिर बना लिया है। मीन्स अपने मन को ही मंदिर बना लिया है। यानी ईश्वर जो हैं, भगवान जो हैं, उसके मन में ही सज धज करके बैठे हुए हैं। भगवान जहाँ होते हैं वहाँ का जो वो जो जगह होती है वो बहुत ही पवित्र होती है, बहुत ही शांत और बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली होती है, ठीक है। वहाँ किसी तरह की कोई हलचल नहीं, कोई द्वंद्व फंद नहीं, किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं, है ना। तो इस तरह का जो भाव होता है वो वैसे ही व्यक्ति में आ सकता है जो अपनी वासनाओं को समाप्त कर चुका हो, अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर चुका हो और अपने जीवन को बिल्कुल ही सादगीपूर्ण आदर्श तरीके से जी रहा हो। तो ऐसा ही
जो व्यक्तित्व है, ऐसा ही जो कैरेक्टर है, वो हमें यहाँ श्यामा का देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर राम निहाल उसके बारे में ही सारी बातें कह रहा है कि तुमने अपने मन को ही जो है जैसे लग रहा है कि भगवान का मंदिर बना लिया है, राइट। किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। अब कह रहा है, अपने विषय में कह रहा है कि मुझे ये चीज़ कहाँ मिल सकती है, यानी मेरे अंदर इतना जो शांत भाव है तुम्हारे अंदर, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने की जो स्थिति है तुम्हारी, और साथ ही साथ जिम्मेदारियों को जो निभा रही हो जिस तरह से, वो सारी चीज़ें मुझे कहाँ मिलती, यानी पारिवारिक जो सुख है वो मुझे कहाँ मिलती। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। यानी अभी तक क्या था, अभी तक वो भारत यानी भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में जा कर के वो कोई छोटा मोटा बिजनेस या नौकरी करता था, ठीक है। और वो पेट पालने के लिए अपनी सुविधाओं को खोजता, पेट पालने का यानी खाना पीना, रहना और छोटी मोटी सुविधाओं को वो ढूंढता था, जिसके कारण से वो अपना इसी तरह से जीवन जी रहा था। लेकिन जब वो उसके घर में आता है, श्यामा के घर में आता है, तो उसे लगता है अच्छा ये घर होता है। क्यों? क्योंकि एक पारिवारिक वातावरण मिलता है उसे, एक संरक्षिका के रूप में श्यामा मिलती है जो उसको बहुत ही अच्छे से उसका ध्यान रखती है। तो उसको ऐसे फीलिंग आती है कि अच्छा घर भी कुछ होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि तुम्हारे घर में जब आया तो मुझे लगा कि ये कोई घर मिला मुझे। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था, ठीक है। यानी जब से उसने होश संभाला था उसके पास अपना कोई घर नहीं था, ठीक है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसे करके ही उसका जीवन चल रहा था। मेरा संदूक और ये थोड़े से सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था, ठीक है। संदूक यानी एक बॉक्स और एक थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो सामान था, यही उसका उत्तराधिकार था। मीन्स उसकी जो वसीयत थी, कह सकते हैं उसको, जो अपने अपने लोगों से जो उसको कुछ मिला, ठीक है। तो उसकी जो वसीयत थी वो यही थी, एक छोटा सा संदूक और थोड़ा बहुत सामान, उसी का एक अंश था, यानी छोटा मोटा हिस्सा था ये। और इसी को वो पीठ पर लादे हुए घूमता रहता था, ठीक उसी तरह जैसे कज्जर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी जो बैग है और थोड़ा सा सामान, इसको लेकर के ही वो जगह जगह अपनी नौकरी करने के लिए जाता रहा। क्योंकि भाई जीवन जीना है तो पेट भी भरना है, पेट भरना है तो थोड़े बहुत सामान भी की ज़रूरत है, तो वो जगह जगह इसको लेकर के घूमता रहा। जैसे कोई खाना बदोश होते हैं ना, कज्जर जो होते हैं, वो क्यों होते हैं, एक कज्जर एक जाति होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जा करके अपना जीवन जीते हैं। खाना बदोश जिसको कहते हैं, या बंजारे भी कहते हैं, जो जगह जगह अपना गृहस्थी जो होती, गृहस्थी मीन्स जो खाने पीने घरेलू जो सामान होते हैं, पूरी चीज़ें होती हैं, उसको टट्टू पर, टट्टू मतलब होता है एक छोटा घोड़ा, ठीक है, छोटा घोड़ा, पोनी जिसको कह सकते हैं, उस पर वो रख करके जगह जगह घूमते रहते हैं। एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और इसी तरह से वो अपने जीवन को जीते रहते हैं। तो उसी तरह का जीवन जो है वो राम निहाल अभी तक जीता रहा, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ पर। तो ये सारी आगे राम निहाल जो है श्यामा से अपने ही बारे में बात बता रहा है, अपने ही विषय में वो कहता है कि मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को ना होना चाहिए। यानी वो कह रहा है कि मैं बहुत ही क्लेवर था, बहुत ही बुद्धिमान था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था। और जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं वो लक में विश्वास नहीं करते, भाग्य भरोसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो अपनी परिश्रम, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से ही वो सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए राम निहाल जो है अपने लिए कह रहा है कि मैं चतुर था, इतना चतुर कि वो उसे ऐसा मतलब मनुष्य को नहीं होना चाहिए। अब उसे ऐसा फील हो रहा है। लाइफ में क्या होता है ना कि कभी कभी हम कुछ चीज़ें कर तो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि नहीं यार ये सही नहीं था, राइट। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे राम निहाल की हो गई है। क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। मतलब आज उसे ये समझ में आ रहा है, ये विश्वास होने लगा कि मनुष्य जब बहुत चतुर हो जाता है, यानी बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझने लगता है, हर एक चीज़ के पीछे भागने लगता है, अपनी बुद्धि अपनी परिश्रम से भाग करके उसे पाना चाहता है, तो वो अपने आप को अभागा बना लेता है। अभागा बना लेता है क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच कर रखे होते हैं और हम क्या करते हैं
कि हम उस चीज़ को नहीं देखते बल्कि उस चीज़ के लिए भागते रहते हैं कि जो चीज़ हमारे मन में चल रही है, हमारी इच्छा है, तो हम उसे पाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ जो है यहाँ रामनिहाल की स्थिति है। तो वो इतनी सारी बातें जो हैं वो रामनिहाल जो है श्यामा से अपने विषय में ही कह रहा है। ये पूरी कहानी मतलब जब मनुष्य बहुत ज़्यादा, कोई व्यक्ति बहुत भावुक हो गया हो और बहुत पीड़ा में हो तो उसके मन से क्या कुछ निकलता जाता है, और कोई ऐसा विश्वासी व्यक्ति उसको सुनने वाला हो तो उसके मन से बहुत सारी बातें निकलती जाती हैं। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ पे रामनिहाल की है। वो श्यामा से कहता है कि मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। यानी महत्वाकांक्षा मीन्स एम्बिशन, एम्बिशियस, यानी जो बहुत ज़्यादा जो डिज़ायर्स होती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं महत्वाकांक्षा। और उन्नतिशील यानी प्रोग्रेसिव जो थॉट्स होते हैं, तो उसके आगे बढ़ने की जो इच्छा है, ऐसे विचार जो है उसे बराबर दौड़ाते रहे। यानी रामनिहाल जो है वो आगे बढ़ने की जो इच्छा थी उसकी, उसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह, वो दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे बार बार दौड़ता रहा, परिवर्तित होता रहा। ठीक है, मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। यहाँ पर रामनिहाल कह रहा है कि मैंने बहुत दिमाग लगाया और बहुत ज़्यादा परिश्रम करके मैं बहुत ही अच्छे से हैंडल करता था अपनी लाइफ को, अपने ही तरीके से जीना चाहता था। उस तरीके से मैंने अपने भाग्य को धोखा देता रहा। मीन्स मेरे भाग्य में जो लिखा था, यानी कुछ अच्छा बुरा जो भी लिखा था, मैं उसे धोखा देता रहा और मैं हमेशा अपने मन के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार आगे बढ़ता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था, यानी जो बेसिक नीड्स होती हैं उसके लिए इतना काफ़ी होता है पेट भर देने के लिए। ठीक है, कभी कभी मुझे ऐसा मालूम, रामनिहाल आगे कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ। यानी दांव मीन्स एक तरह का, जैसे कह सकते हैं प्लान करना, ट्रिक एक होता है, वो ट्रिक मैंने यूज़ किया और वो ट्रिक सही बैठ गया। ठीक है, तो उसी कहते हैं दांव खेलना। ठीक है, तो यहाँ पे रामनिहाल कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ये जो ट्रिक चली वो बिल्कुल सही है और मैं अब जीत गया, अब मैं ज़िंदगी का जो पाना चाहता था वो चीज़ें मैंने पा ली और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा। यानी मैं जो सोचता था बहुत बिल्कुल सेटिस्फैक्शन मुझे मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा सुखी हो जाऊंगा, मतलब बहुत सारी जो मेरे मन में इच्छाएं चल रही हैं वो सारी चीज़ें मैंने पा ली और बैठ आराम से संतुष्ट होकर के मैं संसार के कोने में बैठ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन तो वह मृग मरीचिका थी। मृग मरीचिका मीन्स मिराज जिसको कहते हैं। मृग मरीचिका मीन्स एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा का जन्म लेना, यानी कभी न समाप्त होने वाली जो इच्छा होती है उसको हम कहते हैं मृग मरीचिका, मिराज। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा रेत हो, बालू हो, यानी राजस्थान में जैसे बहुत बालू है, बालू में चलते जाइए दूर से ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी है, क्योंकि वो चमकता है। बालू क्या होती है ना, उसमें चमक होती है, सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो उसमें चमक आती है और उस चमक से लगता है कि वो पानी है। बट वहाँ तक जब आप पहुँच जाते हो तो आपको लगता है क्या है कि वो पानी नहीं बल्कि वो बालू ही था। तो उसी तरह से यहाँ पे रामनिहाल की जो स्थिति है वो भी कैसी है, वो भी मृग मरीचिका की भांति है। यानी वो सोच रहा है कि मैं ये चीज़ पालूंगा तो अब मैं बिल्कुल शांत, संतुष्ट, सुखी होकर के आराम से जिंदगी जीवन को जीऊंगा सेटिस्फैक्शन के साथ। बट ऐसा नहीं होता। बहुत कुछ करने के बाद भी वो उसके मन में सेटिस्फैक्शन नहीं होता, संतुष्टि का भाव उसके मन में नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर क्या है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करना, यानी उसके जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करना नहीं जानता वो। ठीक है, तो इसीलिए वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना नहीं जानता, जिसके कारण वो भागता रहता है। मृग मरीचिका की तरह से वो अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। ठीक है, मैं जिनके यहाँ नौकरी अब तक करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं, मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सुख है किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। इतनी बात कहकर रामनिहाल चुप हो गया। यहाँ पर अब इतनी सारी बातें उसने अपने नेचर के बारे में बताई, अपनी सारी जो पास्ट लाइफ थी उसके बारे में उसने बताया,
अब उस पास्ट लाइफ में ही यानी पहले की जो जीवन था उसके बारे में उसने बताया। तो उसी में वो ऐड करते हुए बताता है कि मैं अभी तक जहाँ जहाँ भी नौकरी करता रहा वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, शिक्षित मतलब पढ़े लिखे लोग थे और जेंटल पर्सन्स थे और वो लोग मुझे मानते भी बहुत थे, मैं अच्छे से वहाँ रहता था। लेकिन जब से मैं तुम्हारे घर में आया हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं घर में आ गया हूँ, जैसे लगता है कि मेरे मुझसे कोई बड़ा है, मुझे कोई समझाने वाला है, मैं अपनी बातें किसी से कह सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर वो श्यामा को एक संरक्षक के रूप में देख रहा है, उसकी रक्षा करने वाला के रूप में देख रहा है, इसलिए वो ऐसी बातें कह रहा है। ठीक है, तो उसे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, घर जैसा लगता है, बहुत ही संतुष्टि की फीलिंग यहाँ पे आती है, बहुत अच्छा लगता है उसको यहाँ पे। ऐसी ही बातें वो श्यामा से कहना चाहता है, किंतु ये सब छोड़ करके उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अब ऐसा यहाँ पे उसने सोच लिया है कि अब ये सब कुछ छोड़ के जाना है। और इसी कारण से रामनिहाल बहुत ही परेशान है, दुखी है, और ऐसा कह करके वो चुप हो जाता है। ठीक है, तो तुम काम की एक बात ना कहोगे, व्यर्थ ही इतनी। यहाँ पे श्यामा इतनी सारी बातें जब रामनिहाल कह देता है तो श्यामा उसके बाद जो है श्यामा उसको कहती है कि तुम मतलब बिना मतलब की बातें इस समय कहते चले जा रहे हो, कोई भी ऐसी बात तुमने नहीं कही जो कि काम की हो। काम की हो मतलब प्रेजेंटली जो तुम दुखी हो उसका कारण क्या है, ये बात तो मुझे तुम्हारी किसी बात से पता नहीं चला। इस समय तुम क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है तुम्हें, ये सब सारी बातें तो कुछ नहीं पता चली। एक नॉर्मल सारी बातें तुमने बताई अपने नेचर के बारे में, या तुमने मेरे बारे में क्या सोचा, ये सब बहुत कुछ बताया। तो व्यर्थ ही इतनी, यानी व्यर्थ में यानी इतना टाइम पास हो रहा था। श्यामा कुछ और कहना चाहती थी, उसे रोककर रामनिहाल कहने लगा, तुमको मैं अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक समझता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे चूंकि बहुत ही भावनाओं में बह चुका है रामनिहाल, वो सब कुछ श्यामा के सामने कह देना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पे है कि श्यामा कुछ कहना भी चाहती है आगे, लेकिन उसके बीच में रोक करके ही रामनिहाल उसको बोलने लगता है कि वो क्या सोचता है श्यामा के बारे में। उसे शुभ चिंतक मानता है, श्यामा को उसे क्या मानता है, वो अपना वेल विशर मानता है, अपना फ्रेंड मानता है, अपना सपोर्ट सिस्टम मानता है, अपनी रक्षा करने वाला मानता है। फिर तुमसे ना कहूँगा तो यह भार कब तक ढोता रहूँगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना एक वेल विशर, एक फ्रेंड की तरह देखता हूँ, और मैं अगर तुमसे ही अपनी मन की बातें ना कहूँ तो मैं किससे कहने जाऊँगा, क्योंकि मेरे मन पे बहुत बोझ है, बहुत भार है, जिसे ले करके मैं घूमता रहूँ, ढोता रहूँ, कब तक ढोता रहूँगा। लो सुनो, यह चैत है ना, हाँ ठीक कार्तिक की पूर्णिमा थी, यह चैत है ना। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना बच्चों की, जैसे किसी से बातचीत हो रही हो तो थोड़े से अनिश्चित हमारे मन में होता है कि अच्छा ये था ना, अच्छा नहीं ये था। तो उसी तरह की बात करते हुए यहाँ पे वो कह रहा है कि यह चैत है ना। चैत क्या है, चैत्र का महीना होता है, यानी हिंदू जो पंचांग होता है, हिंदी के जो महीने होते हैं वो चैत्र के महीने से शुरू होते हैं। ठीक है, यानी जैसे हम लोग जनवरी में पहला मंथ होता है किसी भी साल की शुरुआत के लिए, उसी तरह से हिंदी का जो महीना चलता है वो चैत्र से शुरू होता है। यानी जो लास्ट मार्च या अप्रैल का जो समय होता है महीना, उसे हम चैत्र का महीना कहते हैं। ठीक है, हिंदी में तो वो चैत है ना, ऐसा ही कह के वो श्यामा को बोलता है। हाँ ठीक कार्तिक की पूर्णिमा थी। कार्तिक ये भी एक मंथ है, हिंदी का एक मंथ है। ये जो है अक्टूबर और नवंबर का जो टाइम होता है उस टाइम को हिंदी पंचांग के अनुसार जो है कार्तिक मास इसे कहते हैं। ठीक है, तो कार्तिक की पूर्णिमा थी। पूर्णिमा कब होती है, जब फुल मून होता है। ठीक है, हिंदी पंचांग के अनुसार जो है वो 2 पक्ष होते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा, 15-15 दिन के महीने में। तो पूर्णिमा का जो टाइम होता है वो क्या होता है, उस टाइम में फुल मून होता है। तो यही बात यहाँ पर रामनिहाल श्यामा से कह रहा है कि यह चैत है ना, यानी ये टाइम जो है चैत का टाइम है, और ये ठीक कुछ समय पहले की बात है। यानी चैत्र यानी मार्च अप्रैल का टाइम है, ठीक उससे 4 महीने पहले की बात है, यानी अक्टूबर और नवंबर के बीच की बात है। तो वो कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। दशाश्वमेध घाट ये बनारस में है, और बनारस में बहुत सारे घाट हैं। घाट मतलब जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे जो है सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं, और एक ऊंचा बैठने की जगह बना दी जाती है, तो गंगा घाट है। तो
उसी पर वहाँ पर चूँकि वो शाम की शोभा देखने के लिए बार हमेशा जाता रहता रहा होगा। संध्या शाम के टाइम में वहाँ आरती होती है और बहुत अच्छा लगता है। गंगा नदी के किनारे अगर शाम के समय में आप जाइए, ठंडी ठंडी हवा बहती है, तो जब वो काम से छुट्टी मिल जाती है तो वहाँ पे जा कर के वो अपना रहता होगा, उसे अच्छा लगता होगा इस रामनिहाल को। तो वो जाने की तैयारी कर रहा है, ये बातें वो बता रहा है श्यामा को। ठीक है, कि ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। बजरा मीन्स एक नाव होती है, ऐसी नाव जिसपे जो पूरी तरह से डेकोरेटिव होती है, उस पे जो छत भी होती है। एक सिंपल ऐसे नाव नहीं होती है, बल्कि वो डेकोरेट किया होता है और उस पर रूफ भी होती है, छत बनी होती है किसी बड़े पॉलीथिन से या फिर किसी कपड़े से, इस तरह से बना दिया जाता है, सुंदर सा लगता है, उसे कहते हैं बजरा। ठीक है, तो एक बड़ी सी नाव होती है, उसको बजरा कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रजकिशोर बाबू कौन है यहाँ पे? पहले हमने बताया था ब्रजकिशोर बाबू जो है वो रामनिहाल जहाँ पे उनके यहाँ काम करता है। ठीक है, तो ब्रजकिशोर बाबू के यहाँ पे रामनिहाल काम करता है और तो उसी समय जो है वो रामनिहाल के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम गंगा के किनारे टहलने जाते ही हो, तो आज जो है मेरे कुछ संबंधी आ गए, मेरे कुछ रिलेटिव्स आ गए हैं, उनको भी लेते जाओ और बजरे पे बैठा के घुमा देना, गंगा नदी का जो शोभा है वहाँ की वो दिखा देना, क्योंकि आज मुझे छुट्टी नहीं है। ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया, ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ठीक है, तो ब्रजकिशोर बाबू ने जब उससे कहा कि इन लोग को लेते जाना, तो वो मान जाता है, स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो तो जाता है, ये तो लेता जाएगा, ऐसा सोच करके उसने किया। फिर थोड़ी देर तक इंतज़ार, मतलब वहाँ पे बैठा रहा, क्योंकि उसे निकलना था, लेकिन चूंकि वो लोग उन लोग को साथ लेके जाना था, तो वो ऑफिस में बैठा रह गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि अंदर से एक पुरुष और एक स्त्री आ रहे हैं, एक सुंदर स्त्री। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सुंदर स्त्री मनोरमा, और पुरुष कौन था? मोहन बाबू। ठीक है, तो ये दोनों जो पति पत्नी थे, कपल्स थे, वो दोनों ही निकल के आते हैं और ये रामनिहाल समझ जाता है कि इन्हीं लोगों को लेकर के उसे बजरे में घुमाने के लिए लेके जाना है। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है। मान मंदिर घाट, यहाँ दशाश्वमेध घाट पे वो घूमने जाता है, यहाँ एक दूसरा घाट है मान मंदिर। ठीक है, तो मान मंदिर के घाट पर वहाँ पे पहले से ही उन्होंने बजरे को ठीक कर रखा है, मीन्स पहले से बुक कर रखा होगा उन्होंने कि वहाँ पे उस बजरे पे ही बैठ करके, उस नाव पर बैठ करके उन्हें जाना है। ठीक है, तो ऐसा कहा ब्रजकिशोर बाबू ने। निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा न होगी, इस समय मुझे क्षमा कीजिएगा, आवश्यक काम है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रजकिशोर बाबू जो है, उनके जो रिलेटिव हैं मोहनलाल और मनोरमा, उनसे वो ये कहते हैं कि मान मंदिर पे बजरा ठीक है, मीन्स वो नाव मैंने फिट कर दी है, मैंने बुक कर दी है और उस पर निहाल आपके साथ जा रहे हैं और आप उनके साथ ही चले जाइए घूमने के लिए। जनरली हम लोग ऐसे नॉर्मल लाइफ में ऐसा करते हैं। ठीक है, और मुझे उन्होंने अपने लिए क्षमा मांगी कि मुझे काम है, मैं नहीं जा पाऊँगा। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ गई, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी और आगे की कहानी की एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में। और वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।